विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, इसके पहले हमने शेयर पूंजी के हिसाब उसका हमने अध्ययन किया। अब दूसरा चैप्टर हमारा पार्ट 2 अकाउंट पार्ट 2 में दूसरा चैप्टर आता है डिबेंचर के हिसाब। और इस चैप्टर में भी आपको डिबेंचर से संबंधित थियरी और उससे संबंधित छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और इसमें अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो उसके अंदर देखिए आपको इसमें 3 प्रकार के प्रश्न इसमें हैं। सेक्शन ए बी सी। ए वैकल्पिक है, उसमें एक क्वेश्चन है। बी एक वाक्य में उत्तर है, उसमें एक क्वेश्चन है। और सी जो 3 नंबर के हैं प्रश्न होते हैं, उसमें 2 प्रश्न हैं। इस तरह कुल आपको 4 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और सेक्शन ए में 1 नंबर हुआ, बी में 1 नंबर हुआ और सी में 2 क्वेश्चन मिला के 6 नंबर हुआ। और इस तरह से 8 नंबर का आपका ये चैप्टर होता है। और इसे थियरी और छोटे सवाल दोनों आपको तैयार इसमें करना है। तो हम इसमें सेक्शन ए बी सी, तो सबसे पहले इसमें हम थियरी के प्रश्न ले रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें डिबेंचर के बारे में। तो इसमें थियरी के अंदर ही डिबेंचर में के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी, इसलिए इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर है। और आपने देखा था कि शेयर जो है वो मालिकी की पूंजी होती है और ये डिबेंचर ये एक तरह का ऋण है, कर्ज है। इसको हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। तो अब देखिए इसमें इसके बारे में अगर कहें तो डिबेंचर कंपनी का दायित्व दर्शाने वाला और दायित्व स्वीकारने वाला दस्तावेज है। ठीक है, ये दायित्व दर्शाता है कि किसी व्यक्ति से उसने कर्ज लिया है कंपनी ने, और उसका दायित्व जो लिया उसका स्वीकार करने वाला एक दस्तावेज है, एक बॉन्ड है। और वो कंपनी जो है जो उसको ऋण देता है उसको वो अपना बॉन्ड कंपनी का देती है और वही डिबेंचर कहलाता है। तो डिबेंचर क्या है? वो दायित्व स्वीकारने वाला दस्तावेज है। फिर आता है उसके बाद कि यदि कंपनी में किसी वर्ष लाभ न हुआ हो फिर भी डिबेंचर पर निश्चित दर से ब्याज चुकाना अनिवार्य होता है। शेयर में कैसा होता है कि अगर कंपनी को लाभ हुआ है तो उसको ब्याज के रूप में डिविडेंड चुकाया जाता है, और अगर लाभ नहीं हुआ है तो उसको डिविडेंड चुकाना जरूरी नहीं है, ब्याज चुकाना जरूरी नहीं है शेयर पर। लेकिन डिबेंचर के परिस्थिति में क्या है कि लाभ हुआ हो या ना हुआ हो, कंपनी को डिबेंचर पर निश्चित दर से ब्याज चुकाना ही होता है। उसके बाद है डिबेंचर होल्डर को मत देने का अधिकार नहीं है। आपने देखा है कि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक कहा जाता है और इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसको मत देने का अधिकार होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर वो क्या है? वो लेनदार है कंपनी का, कर्जदार, उसने कर्ज दिया है कंपनी को, इसलिए उसको मत देने का अधिकार कंपनी में नहीं है। उसके बाद है डिबेंचर कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व, क्योंकि ये दायित्व है तो इक्विटी और दायित्व के पक्ष में बिन चालू दायित्व, यानी ये दीर्घकालीन दायित्व है तो बिन चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है, इसका स्थान यहाँ पर होता है। और उसके बाद है कि डिबेंचर प्रीमियम कंपनी का पूंजी लाभ है। अगर डिबेंचर पर कंपनी जो है प्रीमियम रखती है, मूल कीमत से अधिक कीमत है, तो कंपनी का वो क्या है? पूंजी लाभ कहा जाता है। अब देखते हैं कि सेक्शन ए में जो विकल्प के प्रश्न पूछे जाते हैं स्वाध्याय से संबंधित, तो उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर है डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है? तो हमने ऊपर चर्चा किया, तो डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है? दायित्व है या देना है। डिबेंचर धारकों को कंपनी उनके डिबेंचर पर खाली जगह यानी क्या देती है? तो आपको क्या बताना है कि कंपनी डिबेंचर धारकों को ब्याज देती है। जैसे शेयर धारकों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, वैसे डिबेंचर धारकों को कंपनी क्या देती है? ब्याज देती है। तो आपको यहाँ पर ब्याज बताना है। डिबेंचर कितने प्रतिशत बट्टा से निर्गमित हो सकता है? जैसे कि आपने देखा कि शेयर में बट्टा से प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन डिबेंचर में कंपनी डिबेंचर बट्टा से निर्गमित कर सकती है। तो फिर वो बट्टा जो निर्गमित करना है वो कितना हो सकता है? तो यहाँ दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निश्चित किए गए दर पर, यानी कंपनी जो है जो चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निश्चित किए गए वो दर पर कंपनी दर से बट्टा से वो निर्गमित कर सकती है।
डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित करने पर प्राप्त प्रीमियम की रकम कौन से खाते लिखी जाती है। अब देखिए, अगर डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित हुआ है तो जो प्रीमियम मिला है वो कौन से खाते लिखेंगे, तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते। जैसे कि शेयर लिखा जाता है, शेयर प्रीमियम से प्रकाशित होता है, उसी तरह इसको भी वही प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते प्रीमियम की रकम को लिखा जाता है। उसके बाद है, जब कंपनी, आगे दिया है, जब कंपनी द्वारा डिबेंचर की संपूर्ण रकम कंपनी आवेदन के समय मंगाए तो वह रकम कौन से खाते जमा होती है। अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंपनी डिबेंचर की रकम आवेदन के समय मंगा सकती है एक साथ, अथवा आवेदन के समय किस्तों में, अलग अलग किस्तों में मंगा सकती है। तो अगर कंपनी डिबेंचर की संपूर्ण रकम आवेदन के समय ही मंगा लेती है तो फिर वह कौन से खाते जमा होगी, तो आपको बताना है कि डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते वह रकम जमा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते अगर एक साथ रकम मंगाई जाए तो। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि कंपनी पूंजी में डिबेंचर वापस करना निश्चित करे। कंपनी पूंजी में से जो है यहाँ पर कंपनी पूंजी में से डिबेंचर वापस करना निश्चित करे, यहाँ पर पूंजी में से शब्द आएगा, में से डिबेंचर वापस करना निश्चित करे तो उसके पूर्व कंपनी द्वारा प्रकाशित डिबेंचर की कुल दार्शनिक कीमत की रकम का खाली जगह प्रतिशत डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना होता है। कब, कि जब वो पूंजी में से वापस करने का निश्चित करे तब। तो कितना प्रतिशत की रकम उसको डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना होगा, तो आपको उत्तर देना है 25%। तो 25% जितनी रकम हुआ पूंजी अनामत खाते उसको ले जाना चाहिए। उसके बाद 6 प्रश्न हो गए। 7वां नंबर देखिए, इसके बाद है 7वें नंबर में दिया है कि कंपनी लाभ में से डिबेंचर वापस करना निश्चित करे। पीछे था क्या पूछा था, पूंजी में से, और यहाँ क्या दिया है, लाभ। कंपनी लाभ में से डिबेंचर वापस करना निश्चित करे तो इसके पूर्व कंपनी को उसके निर्गमित डिबेंचर के कुल दार्शनिक कीमत की रकम का खाली जगह डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना होता है। तो वहाँ कितना था, पूंजी में से था तो 25% था, और लाभ में से है तो कितना प्रतिशत बताना है आपको, 100। तो 100% यानी पूरी रकम उसको वापसी अनामत खाते ले जाना होता है। फिर आता है 8वां नंबर, कंपनी नियम 2014 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च के दिन, अपना वित्तीय वर्ष पूरा होता है अप्रैल टू मार्च, तो 31 मार्च के दिन जो डिबेंचर वापस करना हो उसकी कुल दार्शनिक मूल्य फेस वैल्यू का कम से कम खाली जगह प्रतिशत जितनी रकम वर्ष के प्रारंभ में अर्थात 30 अप्रैल तक विनियोग करना होता है। तो वो कितने रकम उसको विनियोग करना पड़ता है, तो आप इसमें बताएंगे 15% रकम उसको विनियोग करना पड़ता है। ये जो प्रतिशत वाले 25%, 100%, 15%, इसमें आपको जरा वाक्य को व्यवस्थित पढ़ के समझ के फिर आपको ध्यान रखने का, कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए देखते हैं सेक्शन बी के लिए, जो 1-2 वाक्य में उत्तर आता है। इसमें आपको 3 नंबर के भी प्रश्न इसमें आ जाते हैं, इसलिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। यानी इसमें 1 नंबर का भी है और 3 नंबर के भी प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसमें आपको एक साथ तैयार कर लेने का है। तो देखिए, डिबेंचर अर्थात क्या, पहला प्रश्न पूछा गया है तो इसकी व्याख्या आपको देनी है। तो कंपनी आम जनता के पास से दीर्घकालीन उधार प्राप्त रकम के सामने विनियोगकर्ताओं को, जो जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, विनियोगकर्ताओं को दायित्व स्वीकार करता हुआ दस्तावेज देती है, जिसे डिबेंचर कहते हैं। आपने आगे पढ़ा भी था कि डिबेंचर जो है दायित्व दर्शाने वाला दस्तावेज है, तो वही चीज को आप परिभाषा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है कि डिबेंचर होल्डर किसे कहते हैं। तो डिबेंचर होल्डर के लिए आप बताएंगे कि बाजार में से डिबेंचर खरीदने वाले व्यक्ति को डिबेंचर होल्डर कहेंगे। यानी जो व्यक्ति डिबेंचर को धारण करता है या कंपनी से खरीदता है, तो या जिसके पास डिबेंचर है वह व्यक्ति डिबेंचर होल्डर कहलाता है। फिर आता है कंपनी धारा 2013, कंपनी कानून जो है 2013 के अनुसार कंपनी कितने वर्ष की अवधि का डिबेंचर निर्गमित या प्रकाशित कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी का समय काल बता रहा है कि कितने समय तक वो डिबेंचर निर्गमित कर सकती है, कितने समय के लिए। तो देखिए, कंपनी धारा 2013 के अनुसार कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए डिबेंचर निर्गमित नहीं कर सकती है। यानी मैक्सिमम उसकी
अवधि कितनी है, समय मर्यादा 10 वर्ष। 10 वर्ष तक उसको डिबेंचर की रकम पूरा का पूरा रिटर्न कर देना है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ उसको जो है बड़े पैमाने पर बांधकाम करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर उसको काम करने वाली कंपनी है तो उसे अधिक से अधिक 30 वर्ष के डिबेंचर निर्गमित करने का अधिकार है। तो यानी वो इस कंडीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वो 30 वर्ष की अवधि है, और अगर अन्य है तो कितना वर्ष, 10 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में कहाँ दर्शाया जाता है, तो आपको यहाँ शीर्षक बताना है उसका। तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में अनामत वृद्धि का टाइटल होता है, शीर्षक होता है, उसके नीचे लिखा जाता है। फिर 5वां नंबर है डिबेंचर बट्टा अर्थात क्या। तो डिबेंचर बट्टा को आप क्या कहेंगे, बट्टा का आपकी मतलब जानते हैं कि बट्टा अर्थात दार्शनिक या मूल कीमत से कम कीमत। तो कंपनी अपने डिबेंचर दार्शनिक कीमत से कम कीमत पर प्रकाशित करे या निर्गमित करे, तो जो कम रकम ली जाती है उसे क्या कहेंगे, डिबेंचर बट्टा। 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में निर्गमित किया जाए तो जो 10 रुपया कम हो गया वो 10 रुपया क्या कहा जाएगा, डिबेंचर बट्टा कहा जाएगा। फिर आता है उसके बाद डिबेंचर बट्टा अपलिखित करने संबंधी प्रावधान बताओ। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो डिबेंचर बट्टा अपलिखित करने का, तो बट्टा अपलिखित करना है यहाँ पर ध्यान रखना, तो उसका प्रावधान बताया है। तो उसमें दिया है जैसे कि डिबेंचर बट्टा ये पूंजी हानि है। जिस तरह से डिबेंचर प्रीमियम पूंजी लाभ है, उसी तरह से डिबेंचर बट्टा क्या है, पूंजी हानि है। उसके बारे में बता रहे हैं आप। यह रकम संभव हो उतना अपलिखित करना चाहिए, यानी जितना पॉसिबल हो, शक्य हो उतना आपको अपलिखित करना चाहिए। अपलिखित करने का समय डिबेंचर के अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10 वर्ष का डिबेंचर है तो 10 वर्ष के अंदर इसको अपलिखित कर देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 5 वर्ष का डिबेंचर है तो 5 वर्ष में ही उसको अपलिखित कर देना होता है। यह रकम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते, जो कि कंपनी का पूंजी लाभ है, अथवा लाभानि पत्रक के सामने इसको अपलिखित किया जाता है। यानी जो, क्योंकि ये पूंजी हानि है तो पूंजी हानि को प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते अथवा लाभानि पत्रक के सामने इसको अपलिखित किया जाता है। तो ये डिबेंचर बट्टा अपलिखित करने के लिए प्रावधान है। अगला प्रश्न है रोकड़ अवेज के अलावा निर्गमित डिबेंचर अर्थात क्या। सामान्य रूप से कंपनी डिबेंचर जब निर्गमित करती है तो उसके बदले में क्या प्राप्त करती है, वो पैसे, रकम प्राप्त करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी रोकड़ अवेज यानी रोकड़ लिए बिना भी डिबेंचर निर्गमित करती है, तो वो क्या है। तो उसका उत्तर देखिए, संपत्ति की खरीदी, कंपनी कोई संपत्ति खरीद रही है उस समय, अथवा धंधा की खरीदी, कोई धंधा खरीद रही है उस समय धंधा की खरीद कीमत के रूप में रोकड़ के बदले डिबेंचर दिया जाता है। कंपनी जिससे धंधा खरीद रही है, जिससे संपत्ति खरीद रही है, उसे वो पैसे नहीं देती है, उससे अपने कंपनी का डिबेंचर दे देती है। तो जब कंपनी पैसे के बदले में डिबेंचर दे रही है तो उसे रोकड़ के अवेज के अलावा निर्गमित डिबेंचर कहा जाता है। यानी कंपनी ने क्या किया, रोकड़ के बदले में क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया, तो वो रोकड़ के अवेज के अलावा निर्गमित डिबेंचर कहा जाता है। वो भी 10 साल 5 साल में इसको वापस करना है। फिर आता है डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान अर्थात क्या। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान अर्थात क्या। तो यहाँ पर देखिए, डिबेंचर वापस करते समय देने योग्य प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान या हानि है। जैसे आपको समझ में आएगा जल्दी कि 100 रुपये का डिबेंचर, अब कंपनी ने 100 रुपये के हिसाब से डिबेंचर निर्गमित किया, तो यानी कंपनी को अगर 5000 जो है डिबेंचर निर्गमित किया तो कंपनी को कितना मिला, उसमें 5000 गुणे 100 यानी 5 लाख मिला। अब कंपनी अगर उस डिबेंचर को वापस करते समय 120 रुपये के भाव से उसको वापस करे तो कंपनी को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 20 रुपया ज़्यादा है। हर डिबेंचर पर 20 रुपया उसको ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। यानी प्राप्त कितना रुपया हुआ उसको 100, और वापस कितना कर रही है वो 120, तो 20 रुपया उसको अधिक वापस करना है। तो जो 20 रुपया अधिक वापस करना है वही उसके लिए नुकसान या हानि है। तो डिबेंचर वापस करते समय देने योग्य प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान या हानि है, इसलिए वापसी के प्रीमियम की रकम को डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान कहा जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न, डिबेंचर वापस करने के लिए
आवश्यक रकम की व्यवस्था कंपनी किस प्रकार करती है। जब कंपनी को डिबेंचर वापस करना होता है तो उसके रकम की व्यवस्था कंपनी कैसे करती है उसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, कंपनी के पास विकल्प होता है कि वो नया शेयर प्रकाशित करे या नया डिबेंचर निर्गमित करे। तो दो कंडीशन उसके पास रहता है कि नया शेयर या नया डिबेंचर निर्गमित करके पैसे की व्यवस्था करके वो वापस कर सकती है। दूसरा विकल्प उसके पास है, पूंजी में से डिबेंचर वापस कर सकती है वो। और तीसरा विकल्प उसके पास है, लाभ में से डिबेंचर वापस कर सकती है वो। तो ये जो है डिबेंचर वापस करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था, रकम की व्यवस्था वो यहाँ से कर सकती है। अगला प्रश्न आता है, डिबेंचर वापस करने की रीत बताओ। किस तरह से डिबेंचर वापस किया जाता है वो बताना है आपको। तो इसमें देखिए, अमुक निश्चित तारीख को सभी रकम वापस करना है। यानी जितना भी कंपनी ने डिबेंचर में, जैसे मान लो उस कंपनी को 10 लाख मिला है तो कंपनी 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी समय निर्धारित किया हो उस निश्चित समय में 10 लाख इकट्ठा उसको वापस कर दे। एक तो उसके पास ये विकल्प है। दूसरा, किस्तों में भुगतान करना। 10 लाख रुपए है, 5 साल के लिए है तो 5 भाग कर लेना उसका और हर साल एक एक किस्त बना करके उसको वापस करना, ऐसा भी कर सकती है। अथवा खुले बाजार में से अपने डिबेंचर खरीदना, क्योंकि डिबेंचर जिस तरह से शेयर बाजार में शेयर का खरीद विक्रय होता है उसी तरह से शेयर बाजार में डिबेंचर का खरीद विक्रय होता है। तो कंपनी अपने ही डिबेंचर खरीद लेगी और खरीद को उसको कैंसिल कर देगी, रद्द कर देगी। तो ऐसे कंडीशन में भी अपने डिबेंचर खरीद करके वो और रकम उसकी वापस कर सकती है। और एक और विकल्प है कि शेयर में रूपांतर करना। कंपनी के अंदर कोई प्रावधान है पहले से तो वह डिबेंचर को अमुक समय के बाद क्या बना देगी, शेयर में रूपांतर कर देगी। तो जब शेयर में रूपांतर हो जाएगा तो उसको वहां पर वापस करने का कोई प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर बन जाएगा सामने वाला। उसके बाद आता है 11वां प्रश्न में, सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर के प्रकार बताइए। अब डिबेंचर के प्रकार आपको इसमें बताना है, इसके अंदर अलग अलग। तो पहला इसमें दिया है कि सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर के प्रकार बताइए। तो इसमें 2 प्रकार हैं, एक सुरक्षित या बंधक डिबेंचर है जिसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर, और एक है साधारण या बंधक बिना के डिबेंचर जिसको बोलते हैं सिंपल डिबेंचर। तो सुरक्षित डिबेंचर आप समझा सकते हैं कि जिस डिबेंचर पर या जिस डिबेंचर के लिए कंपनी की संपत्ति गिरवी रखी जाए, बराबर, यहाँ बंधक शब्द है, कंपनी की संपत्ति बंधक रखी जाए, वो डिबेंचर कैसे डिबेंचर है, सुरक्षित। क्योंकि जो डिबेंचर लिया है उसने डिबेंचर के बदले में, यानी कंपनी को जो उसने कर्ज दिया है उसके बदले में उसके किसी यंत्र को, किसी जमीन को, किसी मकान को गिरवी रखा है। अगर कंपनी उसका पेमेंट नहीं कर पाई तो सामने जो डिबेंचर होल्डर है वो उसकी संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वसूल लेगा। तो उसका डिबेंचर कैसा हो गया, वो सुरक्षित हो गया। तो सुरक्षित या बंधक डिबेंचर हो गया इसे। दूसरा है साधारण या बंधक बिना का डिबेंचर। इस डिबेंचर में कोई संपत्ति गिरवी रखनी नहीं पड़ती है। कंपनी जो है डिबेंचर दे दी और डिबेंचर होल्डर उसको कर्ज दे करके और सामने कुछ गिरवी रखता नहीं है, तो ये असुरक्षित भी है। देखा जाए तो साधारण डिबेंचर जो है वो असुरक्षित एक तरह से है, तो उसको सिंपल कहा जाता है। फिर अब इसी में आता है कि प्रथम भार का डिबेंचर क्या है। तो ये गिरवी के संदर्भ में ही है। देखिए, यदि डिबेंचर को बंधक संपत्ति पर प्रथम क्रम गिरवी अधिकार हो तो उसे प्रथम भार का डिबेंचर या फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर कहा जाता है। जैसे मान लो डिबेंचर होल्डर या जो डिबेंचर लिया है उसके सामने एक यंत्र गिरवी रखा गया है, उस यंत्र पर पहला अधिकार जिस डिबेंचर होल्डर का है तो वो प्रथम भार का डिबेंचर कहा जाएगा। और उसी की तरह से है द्वितीय भार का डिबेंचर, अर्थात क्या, तो यानी एक ही संपत्ति पर 2 डिबेंचर गिरवी रखे गए हों, यानी एक ही संपत्ति को 2 डिबेंचर के लिए गिरवी रखा गया हो, तो जो प्रथम क्रम में होगा वो प्रथम भार में होगा, जो दूसरे क्रम में होगा दूसरे भार में होगा। तो ये क्या बताएंगे इसके लिए, यदि डिबेंचर को बंधक संपत्ति पर दूसरे क्रम का गिरवी अधिकार मिलता हो तो द्वितीय भार का डिबेंचर या सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर कहा जाता है। तो आपको ये भार के हिसाब से एक एक वाक्य में समझना है। फिर आता है आगे 14 नंबर, हस्तांतरण की विधि के आधार पर डिबेंचर के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर 2 तरह के प्रकार डिबेंचर हैं, एक तो है रजिस्टर्ड या पंजीकृत डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को यहाँ पर कंपनी के अंदर जो डिबेंचर धारक है उसका नाम, उसका पता या उसकी डिटेल्स सब जो है रजिस्टर्ड होती है कंपनी के अंदर, यानी वह डिबेंचर धारक ही उस डिबेंचर का जो है मतलब उसकी जानकारी या उसका जो भी माहिती है सब उसके अंदर कंपनी में रजिस्टर्ड रहती है, इसलिए रजिस्टर्ड या पंजीकृत डिबेंचर है। और बेरर या वाहक डिबेंचर, इसको बेरर डिबेंचर भी कहा जाता है।
तो यह डिबेंचर होल्डर का जो है नाम पता उसका रजिस्टर नहीं होता कंपनी में, यानी यह डिबेंचर जिसके पास है वही डिबेंचर का मालिक है। तो थोड़ा सा यह क्या जोखिम वाला है बेरर डिबेंचर, और रजिस्टर्ड जो है जोखिम वाला नहीं, सुरक्षित है ये। तो इस तरह से बेरर डिबेंचर जो होता है इसका कंपनी के अंदर कोई रजिस्टर या इसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत होता नहीं है। फिर आता है वापस करने की शर्त पर के अनुसार डिबेंचर के प्रकार। तो वापस करने के अनुसार डिबेंचर के प्रकार बताएंगे तो दो प्रकार हैं। पहला प्रकार इसमें आता है वापस करने योग्य डिबेंचर, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को रकम वापस करने के लिए बाध्य होती है कि अमुक समय के बाद कंपनी डिबेंचर की रकम वापस करेगी, ऐसी शर्त या कंडीशन देती है, तो फिर वो वापस करने योग्य डिबेंचर कहा जाएगा। और वापस न करने योग्य डिबेंचर क्या है, इरिडीमेबल डिबेंचर है। तो इसके अंदर कंपनी भविष्य में या अमुक समय के बाद डिबेंचर को वापस करेगी, कब वापस नहीं करेगी उसके बारे में कुछ निश्चित इसमें होता नहीं है। तो ये ऐसे डिबेंचर कब चुकाए जाते हैं, विसर्जन के समय। जो डिबेंचर निश्चित समय में वापस करना है तो रिडीमेबल हो गया, और जिस डिबेंचर को वापस करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है तो इरिडीमेबल हो गया, यानी इनको सामान्य रूप से विसर्जन के समय ही चुकाया जाएगा। फिर आता है उसके बाद है रूपांतर की शर्त पर। तो रूपांतर की शर्त पर बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या बताना होता है कि इस प्रकार के डिबेंचर जो होते हैं उनको अमुक समय के बाद इक्विटी शेयर में रूपांतरित कर दिया जाता है। अमुक समय के बाद रूपांतर पात्र डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो कैसे डिबेंचर हुए, वो रूपांतर पात्र डिबेंचर या कन्वर्टेबल डिबेंचर कहे जाते हैं। और बिन रूपांतर प्राप्त पात्र शेयर डिबेंचर में क्या होता है कि इनको शेयर या किसी अन्य प्रतिभूति में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए उनको कहता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। अब उसके बाद ये प्रकार को मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया। अब देखिए आता है डिबेंचर निर्गमित करने की विधि बताइए। अब ये प्रश्न 3 नंबर में जो सेक्शन सी में आता है उसके आधार पर प्रोसीजर फॉर इश्यूड डिबेंचर्स। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर, तो आपको स्टेप वाइज खाली 2 से 3 बार पढ़ना है, आपको तुरंत तैयार हो जाएगा, इसके मुद्दे याद हो जाएंगे। पहला नंबर होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभा में डिबेंचर निर्गमित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आम जनता को डिबेंचर खरीदने के लिए विज्ञापन पत्र या बदले का निवेदन पत्र निर्गमित किया जाता है, ताकि लोग उसके आधार पर डिबेंचर को खरीदें या खरीदने के लिए आकर्षित हों। कंपनी कानून और सेबी, आपको पता है कि कंपनी का नियमन करने वाली संस्था है, तो कंपनी कानून और सेबी के प्रावधानों का पालन होना चाहिए, जो नियम नीति है उसका पालन होना चाहिए। आम जनता को डिबेंचर खरीदने के लिए आवेदन पत्र तैयार किया जाता है, अर्जी पत्रक, तो वो एप्लीकेशन में उनको फॉर्मेट में उसको भर के देना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ प्राप्त रकम एक अलग खाते में रखने के लिए शेड्यूल्ड बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। तो शेड्यूल्ड बैंक में खाता जो आवेदन की रकम मिलेगी सब उसको अलग खाते में जमा किया जाता है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कम से कम 90% अभिदान भरा जाना आवश्यक है, तो ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। कंपनी डिबेंचर की रकम आवेदन के समय एक साथ या किस्तों में मंगा सकते हैं। तो कंपनी को आपने देखा भी कि एक साथ भी कंपनी मंगा सकती है या उसको किस्तों में मंगा सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। और एक अंतिम चीज़ इसमें है कि डिबेंचर मूल कीमत से या प्रीमियम से या बट्टा से निर्गमित हो सकता है। 3 कंडीशन है, मूल कीमत 100 रुपये से मान लो है तो 100 रुपया, प्रीमियम 120 रुपया है तो 20 रुपया ज़्यादा से, बट्टा 90 रुपया यानी 10 रुपया कम से, ऐसे कोई भी कंडीशन से हो सकता है। तो ये आपको अगर पूछा जाए कि डिबेंचर निर्गमित करने की विधि बताइए तो आपको ये पॉइंट्स इसमें लिख देना है। 3 नंबर के लिए पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आता है अगला, डिबेंचर बट्टा से निर्गमित करना, इस पर टिप्पणी लिखो। तो बट्टा से निर्गमित करने के लिए टिप्पणी लिखना है तो देखिए, कंपनी डिबेंचर की मूल कीमत या दार्शनिक कीमत से कम कीमत पर डिबेंचर निर्गमित करे तो वह क्या है, बट्टा से निर्गमित डिबेंचर कहा जाता है। ये तो आपको पहले से ही पता है। अब कंपनी कानून में महत्तम बट्टा के लिए नियंत्रण नहीं है, कंपनी कितना बट्टा देगी कम से कम, अधिक से अधिक, तो ऐसा कोई नियंत्रण कंपनी कानून द्वारा नहीं दिया गया है, ये आपको ये बताना है। दूसरा, यदि स्पष्टता ना हो तो बट्टा की प्रविष्टि आवंटन के समय होती है। अगर आपको बोला गया है कि बट्टा को आवेदन में दर्शाना है
अंतिम मांग में दर्शाना है तो ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं दर्शाया है तो आपको उसको कहाँ दर्शाना है, आवंटन में ही दर्शाना है, खास ध्यान रखना है। बट्टा को हिसाबी मानांक 26 के अनुसार पक्की तलपट में दर्शाया जाता है। बट्टा की जो रकम आती है उसको हिसाबी मानांक 26 के अनुसार पक्की तलपट में दर्शाते हैं। बट्टा प्रतिभूति प्रीमियम या लाभांश पत्रक के सामने अभिलिखित किया जाता है, ये अपने आगे पढ़ चुके हैं, वही है। और बट्टा अभिलिखित करने का समय डिबेंचर के जीवन काल से अधिक नहीं होना चाहिए, भी हम आगे देख चुके हैं कि जो बट्टा अभिलिखित करेंगे वो डिबेंचर के समयावधि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न महत्वपूर्ण आता है कि डिबेंचर पर ब्याज संबंधित टिप्पणी बताइए या समझाइए, डिबेंचर पर ब्याज संबंधी जानकारी दीजिए। तो इसमें देखिए, डिबेंचर ब्याज कंपनी के लिए दायित्व है, आपको पहले ये बताना है। दूसरा, डिबेंचर में दर्शाए दर पर ब्याज चुकाना अनिवार्य है, इसमें कोई मतलब छूट छाट नहीं मिलती कंपनी को। कंपनी के लिए डिबेंचर पर ब्याज लाभ के सामने खर्च है, यानी जो कंपनी ब्याज चुकाएगी वो ब्याज उसके लाभ के सामने खर्च, यानी खर्च के रूप में उसको प्रेरित करना पड़ता है। कंपनी हानि करे तो भी उसको ब्याज चुकाना अनिवार्य है। सामान्य रूप से डिबेंचर पर अर्धवार्षिक ब्याज चुकाया जाता है, अगर मतलब कंपनी चुकाती है ब्याज तो उसका सामान्य रूप से यही सिस्टम है, वर्ष में 2 बार ब्याज चुकाना पड़ता है। कंपनी के लाभांश पत्रक में डिबेंचर का ब्याज लिखा जाता है। आयकर कानून के अनुसार डिबेंचर का ब्याज भुगतान के पहले निश्चित दर पर आयकर घटा दिया जाता है उसमें से, यानी कि टैक्स काट करके ही आपको ब्याज कंपनी को चुकाना पड़ता है। टीडीएस की रकम, टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म इसका है। तो टीडीएस की रकम कंपनी को डिबेंचर धारक की तरफ से आयकर विभाग को जमा कराना पड़ता है, यानी कंपनी खुद काट के उसको जमा करा देती है। टीडीएस जिसका शॉर्ट फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अर्थात मूल स्थान से काटा गया आयकर, टीडीएस कहते हैं इसको। कंपनी हिसाबी वर्ष के अंत में, जैसे कि 31/3/17 उसका है के दिन 31/12/16 जो 6 मास हुआ, अर्धमासिक वार्षिक हुआ ब्याज, तो उसे क्या बोलेंगे, चढ़ा हुआ या लेना हुआ ब्याज और भुगतान पात्र, ऐसा उसे हम ब्याज, इस तरह का ब्याज उसको हम कहेंगे, ऐसा कहेंगे। फिर उसके बाद है, परंतु 1 जनवरी से 31 मार्च तक ब्याज, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का ब्याज है तो उसे क्या कहेंगे, चढ़ा हुआ ब्याज, परंतु भुगतान पात्र नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से ब्याज के संबंध में हो गया। और एक अंतिम थियरी अपने देख लेते हैं इसके अंदर, शेयर और डिबेंचर, बहुत ही आसान थियरी है। तो आपको शेयर और डिबेंचर के बीच में अंतर बताना है, तो मैंने खाली पॉइंट लिख दिए, आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं बाद में। शेयर डिबेंचर, तो आप बताएंगे कि शेयर जो है ये मालिकी की पूंजी है, क्योंकि इनको शेयर होल्डर क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। तो ये मालिकी की पूंजी है, और ये कैसी पूंजी है, उधार की पूंजी है। फिर शेयर के लिए, तो शेयर निर्गमित करना अनिवार्य है, कंपनी कोई भी कंपनी होगी उसको शेयर प्रकाशित करना अनिवार्य है, जबकि डिबेंचर प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है, कंपनी ना डिबेंचर प्रकाशित कर चलेगा। फिर उसके बाद है, शेयर का जो ब्याज होता है उसे डिविडेंड या लाभ में हिस्सा कहा जाता है, और जो डिबेंचर का बदला होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है, उसका हिस्सा ब्याज होता है। लाभ होने पर ही डिविडेंड का भुगतान किया जाता है, अगर लाभ नहीं हुआ है तो डिविडेंड का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर लाभ ना होने पर भी कंपनी को ब्याज का भुगतान करना ही पड़ता है। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक कहा जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर कंपनी का लेनदार कहा जाता है। फिर शेयर को बट्टा से निर्गमित नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, जबकि डिबेंचर बट्टा से निर्गमित कर सकते हैं। उसके बाद है, शेयर प्रकाशित करने के लिए संपत्ति गिरवी रखनी नहीं पड़ती है, जबकि डिबेंचर के लिए संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। उसके बाद है, डिबेंचर का दर निश्चित नहीं होता है, कंपनी चाहे उस तरह से डिबेंचर डिविडेंड के दर में परिवर्तन कर सकते हैं, तो डिविडेंड का दर निश्चित नहीं होता है, जबकि ब्याज का दर निश्चित होता है। कंपनी ने जिस दर से ब्याज से डिबेंचर दिया है उसको वो ब्याज में परिवर्तन नहीं कर सकती है, फिक्स रहता है वो। उसके बाद है, विसर्जन के समय शेयर पूंजी वापस की जाती है, यानी जब कंपनी बंद होती है तो विसर्जन के समय उसकी पूंजी वापस कर दी जाती है, जबकि डिबेंचर निश्चित समय में वापस करते हैं, 5 साल 10 साल जितने समय का डिबेंचर होगा वो समय पूरा होने पर डिबेंचर की रकम वापस कर दी जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों,
इस चैप्टर में महत्वपूर्ण थियरी की चर्चा हमने किया और आपको इसको समझ करके और अच्छी तरह से इसके बारे में जान करके तैयार करना है। और अगले लेक्चर में अब हम छोटे प्रश्नों के बारे में, इसकी प्रविष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे जो है चैप्टर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।